सृजनच्या मंचावर उपस्थित झालेले आहेत. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि जाणून घेऊया त्यांच्याकडून इतिहासाची काही गौरवशाली पाने. चला तर मग माझ्या समवेत या ऐतिहासिक सफरीवर. नमस्कार ठाकूर सर. ठाकूर सर, मला सर्वप्रथम सांगा की इतिहासाच्या संशोधनाकडे वळावे असं तुम्हाला का वाटलं? पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन कर दूं संध्या मैम आपसे कि मैं इतिहास संशोधक नहीं, मैं सिर्फ इतिहास प्रेमी. आप मुझे हिस्ट्री लवर बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कोई इतिहास में, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ना मैं आर्कोलॉजी कभी पढ़ा हूँ, ना मैंने कभी मुद्रा शास्त्र पढ़ा. तो इसीलिए किसी भी स्कॉलर को अगर लगेगा कि आपने मुझे इतिहास संशोधक बोल दिया तो शायद कोई भी ऑब्जेक्शन ले ले कि भाई इतिहास संशोधक. मैं दावे से बोल सकता हूँ कि छतरपुर में अगर कोई आदमी है तो उससे वो दत्ता जी तन्नीरवार हैं आगे बैठे. यस, भले उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनका जो अनुभव है वो एक संशोधक से भी ऊपर है. तो अगर आप मुझे अगर इतिहास प्रेमी करके अगर संबोधित करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी. इतिहास अभ्यासक बोलूंगी आपको. हाँ ठीक है. देखिए, मैंने चंद्रपुर में 94-95 में, सर मैम मराठी बोलेंगे लेकिन मेरी मराठी में इतनी अच्छी नहीं है, शायद आप लोग मेरी मराठी समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं हिंदी में ही आप लोगों से रूबरू होऊंगा. तो 94-95 में मैंने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का वोटर आई कार्ड का काम लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट. और उस काम के लिए मुझे 15 लाख लोगों से मिलना था और उनके फोटोग्राफ्स खींचना था. कुछ फोटोग्राफ तो चंद्रपुर सिटी में खींचना था, लेकिन बाकी के फोटोग्राफ मुझे चंद्रपुर जिले के हर गांव, हर तालुका, हर जगह जाके खींचना था. तो उस माध्यम से मैंने अपने लाइफ में पहली बार चंद्रपुर के इतिहास को, चंद्रपुर के स्मारकों को बहुत नजदीक से देखा. मैंने तब से मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मेरा काम ये खत्म होगा उस दिन से जो मेरी नई पारी शुरू होगी वो चंद्रपुर के इतिहास पे होगी. और उसी समय से मुझे लगा कि नहीं, अभी चंद्रपुर का इतिहास लोगों के सामने, क्योंकि इसके पहले हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय अजय राजूकर साहब ने बहुत काम किया था चंद्रपुर. फिर मेरी मुलाकात दत्ता जी से हुई. तो ऐसे लोगों के सानिध्य में, हालांकि मुझे राजूकर सर का तो ऐसा कुछ सहभाग नहीं मिला, लेकिन दत्ता जी का मुझे काफ़ी इसमें सहभाग मिला. और तब से मैंने सोच लिया था कि मेरे वोटर आई कार्ड का काम खत्म होने के बाद मैं चंद्रपुर के इतिहास पे ही काम करूंगा. अच्छा सर, तुमचा दुसरा प्रश्न आहे, तुमच्या दृष्टीने इतिहासाचं वर्तमानात काय महत्त्व असतं आणि इतिहास का अभ्यासायचा असतो? देखिए, इतिहास का वर्तमान में ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जी. अब मैं आपको इतिहास की अगर बात बताऊं तो हम लोग जिस जगह पे आज बैठे हैं जी, आपने अपनी वेन्यू पे लिखा है ये तुकुम, लेकिन क्या इसमें कितने लोगों को मालूम है कि इसका ओरिजिनल नाम देवई गोविंदपुर तुकुम है? आप अभी भी अगर यहाँ का 7-12 निकालोगे तो उस पर लिखा रहेगा देवई गोविंदपुर तुकुम. लेकिन हमने देवई गोविंदपुर छोड़ दिया, अब हम तुकुम के नाम से इस स्थान को जानते हैं. लेकिन हमारा इतिहास ये बताता है कि ये जगह हमारे 21वें गोंड राजा जो थे, राजा रामशाह, उनके पिताजी का नाम गोविंद शाह था और वो गोविंद शाह चंदनखेड़ा के थे. राजा बनने के बाद, हालांकि वो चंद्रपुर में गोद आए थे, रानी मीराई ने उनको गोद लिया था, तो इसी कारण वो भी चंद्रपुर आ गए थे. तो उन्होंने अपने पिता के यादगार में इस इलाके का जो गांव नया बसाया, इसका नाम रखा देवई गोविंदपुर तुकुम. तो देखिए, अगर ये इतिहास नहीं होता तो आज हम वर्तमान में हम ये डायलॉग बोल सकते थे कि हम जिस जगह बैठे हैं वो भी जगह ऐतिहासिक है. तो कोई भी इतिहास का वर्तमान से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है. वो इसीलिए होता है कि हमारे इतिहास में जो भी बीता, चाहे वो इतिहास अच्छा बीता, चाहे वो इतिहास खराब बीता, जी, जी. जो इतिहास अच्छा बीता हमने उससे सबक लिया, और जो इतिहास खराब हुआ तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बना कि हम उस गलती को दोबारा न दोहराएं. जी. तो इसीलिए वर्तमान का जो इतिहास में जो अभ्यास करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर मैं बताने कि जिस शहर का इतिहास ही नहीं है कुछ भी, जैसे मैं भी
थोड़ी सी कंट्री घुमा हूँ बाहर की। मैं गया तो उनका इतिहास मुझे लगा कि 200 साल पुराना, 300 साल पुराना। तो इतिहास में अगर हम कुछ सीखना है हमें वर्तमान में, तो हमको हमारा इतिहास समझना ही सबसे पहले जरूरी जी जी है। इसीलिए इतिहास का अभ्यास हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी ठाकूर सर, तुम्हाला एक तिसरा प्रश्न विचारते. तुम्ही मागे उत्खननाची मोहीम हाती घेतली होती. काही महत्त्वपूर्ण संशोधने तुम्ही लोकांसमोर आणली होती. तर त्याबद्दल आम्हाला काही सांगाल का तुम्ही? उत्खनन जे तुम्ही केलं होतं 2006 में हमारे वरोरा का एक तालुका है, वरोरा जो हमारा तालुका है उसमें गांव आता है चंदनखेड़ा। वो उत्खनन एक्चुअल में हमने 2010 में चंदनखेड़ा में किया था, और 2010 में पूरे महाराष्ट्र में वो एक ही उत्खनन हुआ हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा. मैं फिर से आपको बताना कि इतिहास बनता कैसे है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इतिहास बनाते कैसे, जी हम इतिहास को खोजते कैसे हैं। जी तो इतिहास को खोजने के लिए कुछ बैरोमीटर्स होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी की हमारी लोक कथाएं, हमारे लोकगीत, फिर स्टोन इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, जी शिलालेख हम जिसको बोलते हैं, और पुरानी स्मारक, और सबसे जो बड़े पैमाने पे मिलते हैं वो सिक्के, जी सिक्के रिटर्न एविडेंस होते हैं। जी जी तो इन सबको मिला के हमारा इतिहास बनता है। तो हुआ यूँ था कि 2006 में हमारे एक मित्र हैं, हालांकि वो इसी इलाके में रहते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह गौतम। अच्छा. वो एक शाम को मेरे पास में आए और उन्होंने बोले कि अशोक, मेरे को एक ईंटे पे लिखा हुआ कुछ मिला है चंदनखेड़ा गांव से। तो मैं बोला वो ईंट है क्या? तो उन्होंने अपने बैग में से निकाल के वो मुझे पकड़ाया। जी जी मैं आपको बताऊं कि जैसे न्यूटन को हर्षवायु हुआ होगा ना जी एप्पल गिरने से, तो वो जैसा वो ईंट मेरे हाथ में आई तो मुझे ऐसा हर्षवायु हुआ, और मैं बोला अरे क्या बात है, कहाँ से मिला तेरे को? हालांकि वो बता चुका था कि मैं चंदनखेड़ा से आया, लेकिन मैंने उसको ये बोला। वो सर एक्चुअल में सीलिंग थी, सीलिंग यानी मट्टी की पकाई हुई टेरिकोटा की सीलिंग, हम उसको हमारे मुद्रा शास्त्र में सीलिंग बोलते हैं। और वो सीलिंग का उपयोग राज परिवार के ही लोग करते थे, क्योंकि उसमें राज्य के चिन्ह रहते थे। जी 2006 तक मुझे थोड़ी सी ब्राह्मी, थोड़ी सी फारसी जो सिक्कों पे पढ़ना चाहिए उतनी मैं सीख चुका था। हाँ मैंने उसको तुरंत पढ़ा, तो मुझे सबसे पहला जो शब्द आया उसमें सात कनीसा। अब वो सात कनीसा कौन थे, मैं आपको थोड़े से और डिटेल में बताऊंगा। वो राजा सातकर्णी का सीलिंग था। जी क्योंकि हम लोग ये पढ़ते रहते हैं हमेशा, तो ब्राह्मी सातवाहन पीरियड की ब्राह्मी कैसी थी, अशोकन पीरियड की ब्राह्मी कैसी थी, हर काल में ब्राह्मी के रूप स्वरूप चेंज होते रहते हैं हमेशा। लिखावट, जैसे हमारे कपड़ों में चेंजेस आते थे, पहले हम बड़ी कॉलर की पहनते थे, बड़े बेल बॉटम पहनते थे, तो हम बता सकते हैं कि इसका पीरियड ये था। तो वैसे ब्राह्मी के लेखों से हम ये बता सकते हैं कि किस पीरियड की ब्राह्मी। जी जी और किसी भी सीलिंग या क्वाइन पे अगर किसी का नाम अगर आ गया तो वो उससे बड़ा प्रमाण रेफरेंस कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा. शिलालेखों पे भी, जैसे अशोक के जितने शिलालेख हैं उस पे हर जगह प्रियदर्शी मिलता है, हम्म. लेकिन दतिया के पास एक शिलालेख मिला है उसमें अशोका प्रियदर्शी लिखा। जी तो अशोका का नाम आने से, प्रियदर्शी का नाम आने से कंफर्म हो गया कि वो अशोका पीरियड का है वो। फिर वो सीलिंग लेके मैं जितना पढ़ सका उतना पढ़ा, और वो मिस्टर गौतम को बोला कि हम लोग सवेरे चंदनखेड़ा चलेंगे। जी हम सवेरे उठ के चंदनखेड़ा गए। जिसने उसको सीलिंग दिया था वो मेडिकल स्टोर था उनका। तो मैं बोला भैया ये सील कहाँ से मिली आपको? तो बोले ईट भट्टे वाले अपना काम कर रहे हैं, हम्म. वो किसी ने ला के दिया मुझे, तो मैंने रख लिया इसको। मतलब चलेंगे हम लोग ईट भट्टे की तरफ। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं ईट भट्टे की तरफ गया तो जमीन में से ऑलरेडी ईंट की दीवार दिख रही थी। अच्छा. ईंटों की दीवार जी जी खुदाई में दिख रही थी, यानी वो जब ईंट भट्टे के लिए जो मिट्टी निकाल रहे थे तो उसमें खड़ी वॉल दिख रही थी। मैंने उसमें की एक ईंट निकाल के देखा तो वो सातवाहन पीरियड की ईंट पतली और काफी चौड़ी थी, जो हमारी अभी नॉर्मल ईंट है इससे करीबन 3 गुना बड़ी और चपटी रहती है। मुझे लग गया कि ये तो बहुत बड़ा हैबिटेशन है इसके अंदर में, एक बहुत बड़ी वसाहत है इसके अंदर। जी जी
फिर मैंने पूरा वो एरिया घूमा तो एक छोटा सा मुझे कुएं की जैसे कॉलर दिखी वहां पर। मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये तो बहुत बड़ा हैबिटेशन है ये। सीलिंग भी यहीं प्राप्त हुई है। फिर वो सीलिंग लेके मैं नागपुर विद्यापीठ में गया, जहां हमारे गुरु हैं डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अच्छा। ब्राह्मणी के बहुत विद्वान और राजपूत। जैसे मैंने उनके हाथ में सीलिंग रखी, जैसा मुझे अनुभव हुआ मेरे से ज्यादा उनको अनुभव हुआ, ये क्या लेके आ गया। तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया, कहाँ मिला, कहाँ, मैंने उनको पूरा डिटेल बताया। तो उनसे मैंने फिर वो सीलिंग रीड करवाई। मैं आपको ब्राह्मण नहीं, हिंदी में वो जो 4 लाइन की सीलिंग थी, मैं हिंदी में उसका आपको अनुवाद करके बता देता हूँ। उसमें जी। ऐसा लिखा था कि रायो 7 कनीसा, यानी राजा 7 करनी। और फिर उसमें लिखा था सव्वा चारे के आगे लिखा था सवत्रो भद्र। फिर लिखा था कपिसा, लेकिन कपिसा के आगे द्रोण मुखा कपिसा और डैश डैश करके ऐसा लिखा था। तो उन्होंने, और आखिरी में जो शब्द था वो सकाट कारण। बोला सर ये अगर ऐसे पढ़ेंगे तो इसका नहीं, तो इसको आप एक लय में लगाइए इसको। क्योंकि मैं फारसी भी देखा कि फारसी की जो लिखावट है उसको काफी पढ़ने के लिए वो एक लाइन में अगर पढ़ेंगे वहां नुक्ता कहाँ पर है, उसमें ये कहाँ पर है, तो वो थोड़ा सा सिक्कों पे पढ़ने में अड़चन होती है, क्योंकि सिक्के की साइज छोटी होती है। तो सीलिंग की भी साइज छोटी थी, तो उसको पूरा शब्दों को सजाने के लिए उन्होंने उसको आगे पीछे किया। उसका ये मतलब निकला कि 400 गांव के मुखिया ने सातकर्णी के 30वें वर्ष में यहाँ पे एक अनुष्ठान कराया। अच्छा। और उस अनुष्ठान में कपिसा, एक बंदर, उसमें बंदर ना लिख के उन्होंने उसको एक जानवर की यहाँ पर बलि दी गई है, उसका ये प्रमाण है। और उसको उन्होंने जो यज्ञ करके बाद में उसमें डाल दिया। अच्छा। अगर उन्होंने वो लिखा के नहीं डाला होता तो हमारा इतिहास हमें को नहीं पता चलता। जी, सही है। बाद में फिर 2006 के बाद में 2007 से हमने कार्रवाई शुरू की कि इसका उत्खनन होना। लेकिन आपको मालूम है कि वो उत्खनन की परमिशन ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI देती है, तो उसको मिलने में करीबन 2010 लग गया। 2010 में हमको परमिशन मिली। तब तक हमने काफी कोशिश की कि वहाँ का ईंट भट्टों का काम बंद हो, ताकि हमारी बहुत अच्छी विरासत वहाँ की नष्ट न हो। अच्छा। मैंने कलेक्टर साहब को, वहाँ के उस समय MLA थे संजय जी देवतड़े, उनको काफी लोगों को अप्रोच किया कि वो ईंट भट्टे का काम बंद कराएगा। जी जी। लेकिन अपने यहाँ आप बताया ना कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि अगर मैंने ईंट भट्टे का काम बाद में वहाँ बंद कराया, लेकिन आज भी मैं गाँव में जाता हूँ तो एक गाली के रूप में मुझे दिखा के जाता है कि जाना आमचा काम बंद है। आपको फेस करना पड़ता है सर। नहीं देखिए, कोई अच्छे काम के लिए अगर कोई गाली भी दे दे तो मैम उसका सवाल नहीं है, लेकिन उन लोगों को उसका महत्व नहीं मालूम था ना। जी जी। तो उन्होंने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि जब हमने 2010 में उसको खोला वो साइट को, तो इतनी सारी चीजें मिली। और सबसे अच्छी चीज मैं अगर आपको बताऊं कि वहां पे हमें रोमन पॉटरी मिली। सातवाहन पीरियड में हमने पढ़ा होगा कि देखिए, एक बात फिर से आपको थोड़ा सा पीछे मैं लेके जाऊंगा कि भारत में हड़प्पन एक्सकेवेशन जो हुआ था जी, हड़प्पन के बाद में अगर किसी का हैबिटेशन मिलता है तो सातवाहना का सबसे ज्यादा मिलता है जी। और उस सातवाहना का हैबिटेशन हमारे चंद्रपुर जिले में हुआ और मिला। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सही है। हमने जब उसको लेयर एक जब हमने लेयर उसको ओपन करना शुरू किया जी, तो उसमें कुछ ऐसी पॉटरी मिली हमें जो हिंदुस्तान में वो पॉटरी बनती नहीं, उसको मेगेरियन बोलते हैं, मेगेरियन पॉटरी। वो रोम की थी। हमने हर जगह पढ़ा था कि